सबको स्क्रीन दिख रहा होगा? सबको दिख रहा है? चलो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2, ठीक है, जीव जगत का वर्गीकरण। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा, पहला चैप्टर पूरा खत्म करवा दिया था हमने, ठीक है। अब दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले इसमें पढ़ना क्या क्या है, टॉपिक क्या क्या है वो देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक इसमें आपका है मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, फंजाई किंगडम, प्लांटी किंगडम, एनिमेलिया किंगडम, वायरस, विरोइड तथा लाइकेन। ये सारे टॉपिक हैं जो आपको। हेडफोन डिस्कनेक्ट हो गया आपका। सबसे पहले चलिए आगे, हेडफोन डिस्कनेक्ट हो गया। वर्गीकरण क्या होता है? वर्गीकरण क्या होता है? वर्गीकरण किसे कहते हैं, कहते किसे हैं, वर्गीकरण समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद है 2 जगत वर्गीकरण और 5 जगत वर्गीकरण दिया किसने और ये क्या था, ठीक है। संकलित समंकों का मौलिक स्वरूप अत्यंत जटिल एवं अव्यवस्थित होता है और इन्हें इसी रूप में विश्लेषण एवं निर्वाचन हेतु प्रयुक्त नहीं किया जा सकता जब तक कि इन्हें संक्षिप्त करते हुए इनको स्वजातीयता के आधार पर अलग अलग वर्गों में विभक्त न कर दिया जाए। तो सीधा समझेंगे कि वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एकत्रित समंकों को उनकी विभिन्न विशेषताओं के आधार पर अलग अलग समूहों वर्गों या किया जाता है। फिर से समझाते हैं, वर्गीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें एकत्रित समंकों को उनकी विभिन्न विशेषताओं के आधार पर अलग अलग समूहों, वर्गों या उपवर्गों में क्रमबद्ध किया जाता है। समझ में आया? मतलब क्या किया जाता है, जैसे बहुत सारे जीव हैं, उनको अलग अलग वर्गों में अलग अलग ढंग से रखा जाता है, अलग किया जाता है विशेषताओं के आधार पे, उनके गुणों के आधार पे, उनके वंश के आधार पे, चाहे आधार कोई भी हो, उनको अलग अलग करना ही, उनको अलग अलग वर्गों में रखना ही क्या कहलाएगा, वर्गीकरण कहलाएगा। अब देखते हैं कि द्विजगत पद्धति यानी कि 2 जगत वर्गीकरण की प्रणाली क्या थी। तो यह वर्गीकरण की एक पद्धति थी जिसमें संसार के सभी जीवों को एनिमेलिया तथा प्लांटी 2 जगतों में विभाजित किया गया था और यह प्रणाली अरस्तु ने प्रचलित की थी। यानी कि जब 2 जगत प्रणाली, यानी कि सिर्फ पहला प्रणाली जब आया था 2 जगत वर्गीकरण की प्रणाली, तो उसको सबसे पहले 2 अलग अलग भागों में बांटा गया था। एक कौन सा था बता देते हैं हम आपको, देखते जाइएगा, सुनिएगा आराम से। एनिमेलिया और प्लांटी यानी कि पादप जगत और जंतु जगत, 2 ही जगत उस टाइम पे थे। तो धीरे धीरे इसमें कुछ चेंजिंग होते गए और इसको इसको दिया किसने था, इसको अरस्तु ने प्रचलित किया था। अरस्तु के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, कौन है ये, लगभग सभी को पता ही होगा अरस्तु के बारे में, ठीक है। अरस्तु जी के बारे में आप सबको पता होगा। तो 2 जगत वर्गीकरण की प्रणाली को कैरोलस लिनियस ने दिया था और कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरा में इसका उल्लेख किया था। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। और इसमें 2 जगत रखा गया था, प्लांटी और एनिमेलिया। तो प्लांटी कैरोलस लिनियस ने
प्लांटी वर्गीकरण प्रणाली, जो वर्गीकरण द्वय जगत वर्गीकरण प्रणाली दी थी, उसमें कोशिका भित्ति की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पे इसको अलग अलग किया था। यानी कि किसमें कोशिका भित्ति उपस्थित रहेगी और किसमें नहीं रहेगी। ये सवाल रहेगा आप लोगों के लिए, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। क्या मनुष्य में कोशिका भित्ति उपस्थित रहती है या नहीं? ठीक है, सुनाई दे रहा है सबको? तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। लिखना हो तो लिख लीजिए कि मनुष्यों में कोशिका भित्ति उपस्थित रहती है या नहीं रहती है। अगर रहती है तो आप लोग हाँ में लिखिएगा, नहीं रहती है तो वो लिख दीजिएगा नहीं। ठीक है, आदित्य आप लिख के उधर से भेजिए, क्या है आपको पता है, आपको तो पढ़ाया गया था पहले भी। अब बताइए, मनुष्यों में कोशिका भित्ति उपस्थित रहती है या नहीं? आप बताइए आदित्य। आदित्य बताओ कि कोशिका भित्ति उपस्थित रहती है या नहीं रहती है? ये सब क्या कर रहा है रे लड़का? क्या कर रहा है ये सब? चलो, दो जगत वर्गीकरण की प्रणाली समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। फिर वैसे तो इसमें और भी बहुत सारे थे, तीसरा था, चौथा था, और इन लोगों को, इन्होंने भी इसका प्रतिपादित किया था, इसको उसको भी समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। तीन जगत भी और चार जगत भी। ठीक है, अब आता है तीन जगत वर्गीकरण की प्रणाली। तो देखते हैं पहले दो जगत से तीन जगत में हम आए कैसे, उसमें कहाँ क्या गलती हो गई थी। प्लांटी यानी कि इसमें जो उस टाइम पे रखा गया था, इसमें जो उस टाइम पे रखा गया था वो सभी को रखा गया था। यानी कि पादप जगत में कौन कौन से आते थे? पादप जगत में आते थे जीवाणु, पादप, ठीक है, और एनिमेलिया में सारे जंतु जगत के जीव आते थे। तो इसमें गड़बड़ी कहाँ पे हो गई थी वो देखते हैं। ये जो पादप जगत था, उस टाइम पे इसमें पादप और जीवाणु आते थे, और दोनों क्या होते थे? पादप जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं कि बहुकोशिकीय होते हैं? पादप जो होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, और जीवाणु जो होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनमें इनसे थोड़ी सी गलती हो गई थी, जबकि दोनों में, यानी कि एक कोशिकीय हो चाहे बहुकोशिकीय हो, दोनों में क्या होगा? कोशिका भित्ति उपस्थित रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे इनसे एक मिस्टेक हुई थी, जिसके बाद कौन सी प्रणाली आई? तीन जगत वर्गीकरण की प्रणाली आई थी। देखते हैं तीन जगत वर्गीकरण की प्रणाली। तो प्लांटी से, प्लांटी जो था एक जगत, उसमें से क्या हुआ कि एक नया जगत बनाया गया, और इसको नया जगत बना के दिया किसने था? हैकल नामक वैज्ञानिक ने तीन जगत वर्गीकरण की प्रणाली को दिया था। तीन जगत वर्गीकरण की प्रणाली किसने दी थी? लिखना हो तो लिख लीजिए, याद रखिएगा। हैकल नामक वैज्ञानिक ने तीन जगत वर्गीकरण की प्रणाली को दिया था। ठीक है, याद रहेगा, याद रखिएगा। हैकल ने तीन जगत वर्गीकरण की प्रणाली को दिया था। ठीक, अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और वो तीसरा जगत क्या था? ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको? ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, प्रोटिस्टा, ये दिख रहा है। हैकल जी ने इसी को दिया था। हैकल जी ने कौन सा जगत दिया था? ये तीसरा, यानी कि प्रोटिस्टा, यही जगत दिया था हैकल जी ने। अब इसमें क्या था देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। याद है आपको, हमने बता दिया कि तीसरा यानी कि तीन जगत वर्गीकरण की प्रणाली किसने दिया था? याद रखिएगा नाम, कौन थे वो? हैकल नामक वैज्ञानिक ने तीन जगत वर्गीकरण की प्रणाली को दिया था। और हैकल ने शारीरिक संगठन के आधार पर प्रोटिस्टा जगत को खोजा था।
यानी कि शारीरिक संगठन के आधार पे क्या कर दिया था, उन्होंने एक अलग जगत ढूंढा जिसका नाम क्या था, प्रोटिस्टा। और ये इससे अलग होके आया था, किससे अलग होके आया था, ये इससे अलग होके आया था, किससे, पादप से। याद रखिएगा, ये पादप जगत से अलग होके एक नया जगत बना था, प्रोटिस्टा। ठीक है। और इसका जो आधार था इसको अलग रखने का, वो क्या था, कोशिका भित्ति की उपस्थिति और अनुपस्थिति, या उसको कह सकते हैं कि हैकल ने शारीरिक संगठन के आधार पर प्रोटिस्टा जगत को खोजा था। ठीक है। अब देखते हैं प्रोटिस्टा जगत में कहाँ गड़बड़ी हो गई थी, जो नया जगत बनाया गया। एक तो ये जगत हो गया आपका, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, और ये हो गया कौन सा, तीसरा। आपने ये तीन जगत देख लिया, एक दो तीन, तीन जगत आपने पढ़ लिया। पहले जगत, दूसरे जगत में कौन कौन थे, जंतु और पादप, तीसरे में जंतु पादप प्रोटिस्टा, ये तीनों थे। ये तीनों थे किसमें, तीन जगत में। अब चलते हैं चार जगत की ओर। चौथा, पहले इसी को बता देते हैं कि इसमें कहाँ पे क्या क्या आता था। प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं जीवाणु, नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको कि शॉर्ट में बीजीए बोला जाता है। ठीक है। प्रोटोजोआ, ये सब इसी के अंतर्गत आते थे। किसके अंतर्गत, प्रोटिस्टा के अंतर्गत। अब देखते हैं इसमें कहाँ पे गड़बड़ी हो गई, जो चार जगत वर्गीकरण की प्रणाली लानी पड़ी। ठीक है, तो उसको देखते हैं। उसमें था कि जीवाणु और नील हरित शैवाल, ये क्या, कौन से जीव होते हैं, यूकैरियोटिक जीव होते हैं कि प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, सुकेंद्रिक होते हैं कि अकेंद्रिक होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है। तो जीवाणु और नील हरित शैवाल ये प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, प्रोकैरियोटिक जीव जिसमें कि केंद्रक आवरण उपस्थित तो रहता है, लेकिन टूटी फूटी अवस्था में रहता है या नहीं भी होता है, यानी कि इसमें केंद्रक विकसित नहीं रहेगा। ठीक है। और जैसे कि प्रोटोजोआ, ये होता है क्या, और ये सारे जीव, सॉरी पहले बता देते हैं, बीजीए और वो जीवाणु और नील हरित शैवाल, ये दोनों जो होते हैं वो एक कोशिकीय जीव होते हैं, एकल कोशिकीय होते हैं। ठीक है। और प्रोटोजोआ यूकैरियोटिक जीव होता है। यूकैरियोटिक जीव मतलब क्या, सुकेंद्रिक उसको कहेंगे कि अकेंद्रिक कहेंगे, इसको कहेंगे सुकेंद्रिक यानी कि यूकैरियोटिक, क्योंकि इसमें केंद्रक आवरण, इसके अंतर्गत जो भी जीव आएंगे उसमें केंद्रक आवरण आपको मिलेगा, और बहुत ही अच्छे ढंग से यानी कि विकसित ढंग से इसमें केंद्रक आवरण रहता है। समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अपने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों समझ लिया। अब देखते हैं चार जगत वर्गीकरण की प्रणाली। यहीं पे गड़बड़ी हो गई थी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इन्होंने दोनों जीवों को एक ही जीव जगत में रख दिया था। उसके बाद चार जगत वर्गीकरण की प्रणाली। अब यहाँ पे आते हैं कोपलैंड नामक वैज्ञानिक। वैज्ञानिक का नाम याद रखिएगा, कोई पूछे चार जगत वर्गीकरण की प्रणाली किसने दिया तो क्या कहिएगा, किस वैज्ञानिक ने दिया था। चार जगत वर्गीकरण की प्रणाली किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो याद रखिएगा कोपलैंड ने इसको दिया था। कोपलैंड नामक वैज्ञानिक ने चार जगत वर्गीकरण की प्रणाली को दिया था। ठीक है। अब इसमें देखते हैं, और उन्होंने क्या किया, प्रोटिस्टा से यानी कि इससे इससे एक नया जगत बनाया, और इससे एक नया जगत कौन सा बनता है वो देखते हैं। इससे बनता है ये मोनेरा। समझ में आ रहा है, जी। समझ में आ रहा है। इसका इसका कोई पूछे कि मोनेरा का प्रतिपादन किस जगत से हुआ है, तो याद रखिएगा मोनेरा का प्रतिपादन प्रोटिस्टा जगत से हुआ है। किस जगत से हुआ है, प्रोटिस्टा जगत से हुआ है। ठीक है। क्या कर रहा है रे आदित्य, समझ गए। प्रोटिस्टा जगत से इसका प्रतिपादन हुआ है, मोनेरा का। ठीक है। क्योंकि प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक इसमें दोनों जीव आ रहे थे, तो इसी में से एक जीव को हटा दिया, मोनेरा को, एक नया जगत बना दिया।
प्रोटिस्टा से अब देखते हैं कि किसको हटा के कोपलैंड ने बनाया था मोनेरा जगत। ठीक है, तो कोपलैंड ने, याद रखिएगा, कोपलैंड ने प्रोटिस्टा से प्रोकैरियोटिक को निकालकर एक अलग जगत में रख दिया था जिसका नाम क्या था, मोनेरा। ठीक है, प्रोटिस्टा से कोपलैंड ने प्रोकैरियोटिक जीव समझ रहे हैं क्या होता है, क्या होगा प्रोकैरियोटिक, सुकेंद्रिक या अकेंद्रिक, क्या होगा याद रखिएगा, बता दीजिएगा। ठीक है, तो इन्होंने प्रोकैरियोटिक जीव अकेंद्रिक को इसमें से निकाल के अलग जगत बना दिया। कौन सा, ये वाला, यहाँ वाला, ये मोनेरा, ये एक अलग जगत बना दिया उन्होंने और इसी जगत में उसको रख दिया था। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या क्या आ रहा था। अब देखिए जगत कितने हो गए थे, अभी यहाँ आने के बाद 4 हो गए थे। कौन कौन, एनिमेलिया, प्लांटी, प्रोटिस्टा और ये मोनेरा, 4 जगत हो गया था। अब देखते प्लांटी के अंतर्गत क्या क्या आ रहा था। प्लांटी के अंतर्गत उस समय आ रहा था क्या क्या, पादप और कवक, जंतु, एनिमेलिया में आ रहा था इसमें जंतु, ये एनिमेलिया, इसमें जंतु। उसके बाद प्रोटिस्टा यानी कि इसमें प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों, मोनेरा में सिर्फ प्रोकैरियोटिक। तो गड़बड़ी कहाँ हुई थी, गड़बड़ी कहाँ हुई थी वो देखते हैं। गड़बड़ी हो गया था कहाँ, इसमें, ये पादप में, इसमें गड़बड़ी हो गया था। क्योंकि इसमें गड़बड़ी ये हुआ था कि इसमें पादप और कवक उस टाइम दोनों इसी में रहते थे। कवक को इंग्लिश में फंजाई बोलते हैं। ठीक है, तो उस टाइम ये दोनों इसी में रहते थे, एक ही जगत में थे। लेकिन पादप जो होते हैं वो क्या होते हैं, अंतर अब देखिए दोनों में समझ में आ जाएगा कैसे अलग हुआ था। तो इसका और उसका दोनों का अंतर देखते हैं। पादप जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं कि परपोषी होते हैं, पादप जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं कि परपोषी होते हैं, क्या होते हैं, पादप हमेशा क्या होते हैं, वो स्वपोषी होते हैं। और कवक जो होता है, फंजाई जो होता है, वो क्या होता है, वो होता है परपोषी। यानी कि वो ये दूसरे पे आश्रित रहेगा भोजन के लिए, ये दूसरे पे आश्रित रहेगा। लेकिन ये जो होते हैं ना, ये पेड़ पौधे, ये यहाँ देख रहे हैं फिगर, थोड़ा सा दिख रहा होगा, ये जो होता है, ये फिगर, यहाँ जो पेड़ पौधे देख रहे हैं आप, ये हमेशा अपना भोजन खुद संचित करते हैं। ये किसी दूसरे पे आधारित या आश्रित नहीं है कि कोई इनको खाना वाना ला के देगा तो ये बेचारे खाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इनके लिए कहीं से पनीर पिज्जा कोई ऑर्डर करके देगा नहीं। तो इनके लिए जो भी है दाल रोटी वो अपने से बनाना, अपने से खाना है। और ये जो होते हैं ना कवक, ये जिनको कि आप देखते होंगे कि घर के आसपास गोबर वोबर का ढेरी होगा ना, तो गोबर के ढेर पे ये उग जाते हैं अपने आप। तो ये बेचारे रहते हैं दूसरे पे आश्रित, कहीं कोई गोबर रखेगा तभी ना उठेंगे, नहीं तो बेचारे सोए रहेंगे, इनको कोई देखने वाला नहीं है। ठीक है, तो याद रखिएगा कवक जो होते हैं वो क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। पादप जो होते हैं, पादप जो होते हैं वो क्या होते हैं, परपोषी। पादप क्या होते हैं, पादप और कवक परपोषी। ठीक है, अब समझते हैं कहाँ से समझते हैं, 5 जगत वर्गीकरण। ठीक है, यहाँ से समझते हैं 5 जगत वर्गीकरण। क्या था 5 जगत, कौन थी? ठीक है, अब समझते हैं यहाँ से 5 जगत वर्गीकरण की प्रणाली, इसको किसने दिया था। देखते हैं 5 जगत वर्गीकरण की प्रणाली को दिया था किसने। ये साइड में आप फोटो देख रहे हैं, इनका फोटो सबको दिख रहा होगा। इनका नाम क्या है, इनका नाम है R.H. विटेकर। ठीक है, इनका नाम है R.H. विटेकर और इन्होंने कब दिया था 5 जगत वर्गीकरण की प्रणाली। देखिए इधर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या चीज, 1969 1969 में
वेरी गुड आदित्य। हाँ। तो इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण की प्रणाली को कब दिया था? 1969 में, ठीक है। और इनका जो आधार बना, इनको अलग करने का जो आधार बना कि कैसे इसको हम अलग करेंगे, वो कैसे बना था? क्या गड़बड़ी हुई थी 4 जगत में जो 5 जगत बना? बता सकते हैं कोई? चलिए, हमने आपको पहले ही बता दिया था कि 4 जगत में पादप और कवक से एक नया जगत बना था। कौन सा? ये वाला। उसमें दोनों साथ में थे। यहाँ पे आने के बाद 5 जगत में ये आए, इन्होंने देखा कि नहीं, ये दोनों एक नहीं है, तो इन्होंने इन दोनों को अलग अलग करके एक नया जगत बना दिया। आप देखिए, यहाँ से शुरू करते हैं। कहाँ से? यहाँ से 1 2, ये हो गया 3, यहाँ से देखते हैं, ये हो गया कौन सा? ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 4, और ये क्या हो गया? 5। तो इतने जगत, यानी कि 1 2 3 4 5। अब आपको इस पूरे चैप्टर में, यानी कि दूसरा पूरा चैप्टर में, पांचों, इन्हीं पांचों जीवों के पांचों जगतों के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। याद रखिएगा, किसके किसके बारे में पढ़ना है आपको? तो इन्हीं सब के बारे में पढ़ना है, ठीक है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ पे आपको? जी सर। ये दिख रहा है? देखते जाइए, यहाँ पे ये पांचों जगत के लक्षण आपको हम दिखा रहे हैं। सब में जगत में लक्षण क्या क्या होता है, यहाँ देखिए एक साइड में बॉक्स बना हुआ है, ये एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। एनसीईआरटी में भी ऐसा बना हुआ है, ठीक है। तो हम आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, तो एनसीईआरटी से आपको ये मिल जाएगा। अब देखते हैं इसका लक्षण क्या है, मोनेरा जगत क्या है और इसके लक्षण क्या है। तो पहले इसका लक्षण समझ लेते हैं। देखिए, ये बॉक्स टाइप का दिख रहा है। कोशिका का प्रकार देखते हैं। मोनेरा में कोशिका किस प्रकार का रहेगा? प्रोकैरियोटिक होगा, ठीक है। प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक, फंजाई में यूकैरियोटिक, प्लांटी में यूकैरियोटिक, और एनिमेलिया में, ये 4 में होगा क्या? यूकैरियोटिक। और एक में, यानी कि मोनेरा में सिर्फ क्या रहेगा? प्रोकैरियोटिक रहेगा। याद रखिएगा, पहला। अब दूसरा लक्षण उसका देखते हैं, कोशिका भित्ति। मैंने पहले ही बताया था, सेल वॉल इसको बोलते हैं, कोशिका भित्ति को। वो देखते हैं। मोनेरा में सेल्यूलोज रहित रहेगा इसमें, ठीक है। प्रोटिस्टा में कोशिका भित्ति यानी कि कुछ में उपस्थित रहेगा, कुछ में नहीं भी रहेगा। फंजाई में उपस्थित रहेगा, ठीक है। काइटिन युक्त रहेगा उसमें। उसके बाद यूकैरियोटिक देखते हैं, इसमें भी उपस्थित रहेगा। और एनिमेलिया में देखते हैं, एनिमेलिया में ये अनुपस्थित रहेगा। यानी कि एनिमेलिया कौन सा जगत है? जंतु जगत। जंतु जगत में हमने आपको पहले बताया था कि कोशिका भित्ति नहीं रहेगा, हमेशा ध्यान में रखिएगा कि नहीं रहेगा। अब देखते हैं केंद्रक झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन इसको बोला जाता है, वो देखते हैं। मोनेरा में अनुपस्थित रहेगा, प्रोटिस्टा में भी, प्रोटिस्टा में उपस्थित, फंजाई में उपस्थित, प्लांटी में उपस्थित, और एनिमेलिया में उपस्थित। यानी कि ये 4 में उपस्थित रहेगा। कौन कौन 4 में? ये देखिए, यहां से लेके ये चारों में उपस्थित रहेगा। ये 4 देख रहे हैं आपको, ये चारों में ये उपस्थित मिलेगा। और बाकी का जो है इसमें, सिर्फ इसमें किस में, यहाँ देखिए, ये मोनेरा में, इसमें ये अनुपस्थित रहेगा। मोनेरा में ये नहीं पाया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, केंद्रक झिल्ली मोनेरा जगत के जीवों में नहीं पाया जाएगा, अनुपस्थित रहेगा। लेकिन प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, इन चारों जगत में केंद्रक झिल्ली क्या रहेगी? उपस्थित रहेगी, उपस्थित रहेगी। यहाँ भी देखिए उपस्थित है, यहाँ भी देख लीजिए उपस्थित है। ये चारों में उपस्थित रहेगा, सिवाय एक इसके, 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 यानी कि मोनेरा के, इसके अंतर्गत ये नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं संरचना। क्या हुआ? अब देखिए, काय संरचना क्या होती है। काय संरचना यानी कि उसका संरचना, मोनेरा में कोशिकीय संरचना होगी,
प्रोटिस्टा में भी कोशिकीय, फंजाई में बहुकोशिकीय होगा, प्लांटी में उत्तक या अंग से रहेगा, और मनुष्य में भी क्या रहेगा, यानी कि एनिमेलिया जंतु में भी क्या रहेगा, उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से अंग तंत्र, इस ढंग से रहेगा। हमारा शरीर पूरा का पूरा किससे बना हुआ है, कोशिका से बना हुआ है, ठीक है। पूरा का पूरा शरीर ही हमारा क्या बना हुआ है, कोशिका से, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अब देखते हैं पोषण की विधि क्या है इसमें। मोनेरा जगत के जीवों में पोषण की विधि क्या है, दिख रहा है यहाँ पे आपको। ये जीव क्या होंगे, स्वपोषी होंगे, यानी कि रसायन संश्लेषी एवं प्रकाश संश्लेषी, तथा परपोषी, मृतपोषी एवं परजीवी दोनों होंगे इसमें। समझ में आ रहा है आपको। पोषण की विधि मोनेरा जगत में क्या होगी, स्वपोषी भी होगी और परपोषी भी होगी। प्रोटिस्टा में क्या होगा, सिर्फ स्वपोषी होगा। फंजाई में क्या होगा, सिर्फ परपोषी होगा। ये फंजाई कभी भी स्वपोषी नहीं हो सकते हैं, याद रखिएगा, कहीं भी नहीं। फंजाई कभी भी स्वपोषी नहीं हो सकते हैं, ये दूसरे पे ही आश्रित रहेंगे हमेशा। उसके बाद आते हैं प्लांटी, ये हमेशा स्वपोषी रहेंगे। समझ में आ रहा है, कैसे रहेंगे ये स्वपोषी हमेशा, कैसे रहेंगे ये स्वपोषी, क्योंकि ये तो सिर्फ खाना देना। बताइए क्या हुआ, कैसे होगा। ये हमेशा खाना देते हैं, खाते नहीं है। इनका देखा है कभी कोई पेड़ ऐसा हुआ है कि फल लगा और वो खुद खा गया हो, आप लोगों ने कभी देखा? नो सर, कभी ऐसा हुआ है नहीं कि कोई देखे। पेड़, मतलब मान लो कि अभी किस चीज का सीजन है, तो मान लेते हैं कि अभी आम का सीजन है, क्या आम का पेड़ खुद आम खा जाता है? नो सर, नहीं खाएगा, क्योंकि वो क्या होते हैं, वो स्वपोषी होते हैं, वो अपना भोजन खुद संचित करते हैं और हमें क्या करते हैं, वो अपना भोजन देते हैं। वो अपना फल हमें देते हैं खाने के लिए। अब आते हैं जंतु जगत, यानी कि अपने बारे में जान लो। परपोषी, हम लोग क्या है, हमेशा याद रखिएगा, दूसरे पे आश्रित हैं। ये नहीं कि हम लोग अपने पे, ये नहीं कह देना कि नहीं हम दूसरे पे आश्रित नहीं है, हम खुद अपना खाना खाते हैं। तो खाना खाना दूसरी बातें हैं और खाना बना के लाना दूसरी बातें हैं, ठीक है। तो ये अपने बनाए खाते। ये हमेशा क्या होगा, जंतु जगत के जीव जितने भी रहेंगे वो हमेशा क्या रहेंगे, परपोषी ही रहेंगे। हम भोजन के लिए हम किस पे आश्रित हैं, पेड़ पौधे पे। किस पे, भोजन के लिए हम किस पे आश्रित हैं, पेड़ पौधों पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इनका प्रजनन की विधि क्या है, क्योंकि ये सब जब सजीव हैं तो प्रजनन तो करेंगे कि नहीं करेंगे, जी सर, प्रजनन करेंगे। देखते हैं मोनेरा में किस ढंग से प्रजनन होता है, संयुग्मन होता है। प्रोटिस्टा में युग्मक संलयन एवं संयुग्मन होता है, इसमें युग्मक संलयन भी होता है, ठीक है। फंजाई में निषेचन, प्लांटी में निषेचन, और मनुष्य भी क्या करता है, निषेचन करता है, ठीक है। जी सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया बुआ? जी सर। चलिए अच्छी बातें हैं, समझ में आ गई तो अच्छा सा गया सर। चलिए अब YouTube पे भी आप लोग देखिएगा, YouTube पे भी आपको लोगों को मिलेगा ये सारी वीडियो की सारी, जो भी कहाँ है सर यूट्यूब? आपको चैनल का दिख रहा होगा, यहाँ पे लोगो दिख रहा है, ये वाला। हाँ सर, आपको दिख रहा है यहाँ पे? जी सर, यही चैनल है, आप लोग देख सकते हैं, YouTube पे भी आपको मिल जाएगा। सर अपना अपना फोटो लगाते हैं। अब देखते हैं अगला दिखाइए। मोनेरा जगत, पहला यहाँ से आपका टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक यहाँ से आपका स्टार्ट होगा। देखिए इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक, वीडियो बंद कीजिए। इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं ये एक विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। सभी बैक्टीरिया, जो भी जितने भी बैक्टीरिया होगा वो क्या होगा, सभी बैक्टीरिया याद रखिएगा कि मोनेरा जगत में ही आएंगे, ठीक है।
जितने भी बैक्टीरिया जी, होंगे वो सर। कहाँ आएंगे, किस जगत में आएंगे? मोनेरा जगत। मोनेरा जगत। मोनेरा जगत में आएंगे, ठीक है। मोनेरा जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव को सम्मिलित किया गया है, जैसा कि आपको लिखा हुआ भी यहाँ पे दिख रहा होगा कि सभी जी सर। इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं। और पोषण के स्तर पर ये स्वपोषी अथवा क्या होते हैं, विषमपोषी दोनों हो सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है समझने में, ठीक है। अब देखते हैं आगे कि इस जगत के प्राणियों में संयुग्मन विधि द्वारा प्रजनन होता है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था, लक्षण जिस टाइम बता रहे थे उसी टाइम समझा दिए थे ना। इसमें याद रखिएगा, इसमें प्रजनन की विधि क्या होगी, संयुग्मन होगी, ठीक है। अब याद रखिएगा ये लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। जैसे कि गर्म जल का झरना, नाम सुने हो, गर्म जल का झरना जिसका कि टेम्परेचर 80 डिग्री होगा सेल्सियस में, वहां भी ये क्या रहेंगे, जीवित रह सकते हैं, वहां भी ये जीवित रहते हैं, समझ गए, जी ठीक है। उसके बाद मरुस्थल में भी, बर्फ में भी, जंगल पहाड़ कहीं भी चले जाओ, तुम्हारे घर में भी आके रह सकता है, आप लोगों के घर में भी आके ये जिंदा रह सकता है। इसको आप रोटी चावल भात दो चाहे नहीं दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको जीवित रहने के लिए ये वहां भी आके जीवित रह सकता है, ठीक है। इतना बात याद रखिएगा। मतलब ये मान लीजिए ना कि मोनेरा जगत के जीव उन सभी स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर कि जीवन का थोड़ा सा भी आसार हो, यानी कि थोड़ा भी जीवन अगर वहां पे होगा तो क्या होगा, ये जीव वहां पे जीवित रहेंगे, वो जी लेंगे अपनी जिंदगी वहां से राजस्थान में भी रह सकता है। कहीं भी, यानी कि पृथ्वी के ठीक। किसी भी हिस्से में, विषम से विषम परिस्थिति वाले हिस्से में भी ये जीवित रह सकते हैं। चाहे आप अपने घर में इसको रखो चाहे नहीं रखो, इसको रूम रेंट नहीं लगने वाला है बाहर रह के पड़ेगा तो, ठीक है। ना ही ये तुम्हारे घर में रहते आएगा बोलने के लिए कि हमको भोजन दीजिए, रोटी दाल चावल, ये सब कुछ नहीं मांगेगा तुमसे। अब देखिए देखो नहीं करेगा। को उनके आकार के आधार पर 4 समूहों में बांटा गया है। जी सर। कितने समूहों में बांट दिया गया है, 4। 4 समूहों में। कौन कौन, कोकाई, कोकाई, छाराकार, शराकार, कौमाकार, जी सर, सर्पिलाकार। सर्पिलाकार। ये दिख रहा है आपको, ये है सर्पिलाकार, इसी को सर्पिलाकार स्पाइरिलम बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, स्पाइरिलम बोला जाता है। ये इसका ये जो पार्ट दिख रहा है ना, ये दिख रहा है छूटा हुआ, इसमें इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं फ्लैजिला। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं फ्लैजिला। पहला क्या था, कोकाई, ये हुआ कोकाई गोलाकार, ये डॉट डॉट में रहेगा, ठीक है, छोटा छोटा ऐसा डॉट रहेगा, मान लीजिए ऐसा ऐसा डॉट रहेगा छोटा छोटा, ये थोड़ा बड़ा बना रहे हैं लेकिन थोड़ा छोटा छोटा रहता है, ठीक है। बहुत सारे रहेंगे एक ही जगह पे, इनका ये रहता है, ठीक है। छड़ाकार बेसिलस, ये देखिए नीचे में ये दिख रहा है आपको, यहाँ जी सर दिखाते हैं आपको, छड़ाकार यहाँ पे दिखाते हैं आपको, ये वाला जो दिख रहा है ना, ये जी सर जी सर ये छड़ाकार, इसी को बेसिलस बोला जाता है। ये छड़ के आकार का होता है, हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये छड़ के आकार का होता है, ठीक है। 2 समझ में आ गया, 3 समझ में आ गया ना। ये क्या हो गया, ये हो गया कोकाई, ये क्या हो गया, कोकाई फर्स्ट, ये क्या हो गया, ये क्या होगा रे बउआ, नहीं समझ में सर? और जी सर। ये होगा कोमा आकार का, ये क्या होगा, कोमा के आकार का, याद रखिएगा। चारों समझ में आ गया। जी सर। आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं, ठीक है। जी सर। आगे बढ़ते हैं,
अब देखते हैं मोनेरा जगत के जीवधारियों के मुख्य लक्षण। ठीक है, मोनेरा जगत के जीवधारियों के मुख्य लक्षण क्या है, इनके मुख्य लक्षण वो देख लेते हैं। जी सर। अब देखते हैं मोनेरा जगत के जीवधारियों के मुख्य लक्षण। उनमें पहला, इनमें प्रोकैरियोटिक प्रकार का कोशिकीय संगठन पाया जाता है, अर्थात कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ किसी झिल्ली द्वारा बंधा हुआ नहीं रहता है, बल्कि जीव द्रव्य में बिखरा पड़ा हुआ रहता है। जीव द्रव्य हम आपको बताए थे, याद है? जीव द्रव्य में ये क्या रहेगा, इनका जो आनुवांशिक पदार्थ यानी कि डीएनए जिसको हम बोलते हैं, डीएनए या आरएनए, तो वो क्या रहेगा, वो इनके जीव द्रव्य में बिखरा हुआ पड़ा हुआ रहेगा। वो ये नहीं कि एक जगह, मतलब जैसे कि इंसानों में होता है ना कि एक जगह बंद रहता है, वो जैसे कि बंद रहेगा, वो बंद नहीं रहता है, एक जगह नहीं रहेगा, वो बिखरा हुआ रहेगा पूरे शरीर में। ठीक है। दूसरा, इनकी कोशिका भित्ति अत्यंत सुदृढ़ रहती है, इसमें पॉलीसेक्राइड्स के साथ एमिनो अम्ल भी होता है। ठीक है। इनमें केंद्रकीय झिल्ली अनुपस्थित होता है। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी काय तथा रेतिका भी अनुपस्थित होती है, यानी कि गोल्गी बॉडी का नाम सुने हैं? ये गोल्गी काय, गोल्गी बॉडी, ये हमारे शरीर में क्या काम करता है, याद रखिएगा, ये हमारे शरीर में परिवहन का काम करता है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह तक एनर्जी को पहुंचाने का काम किसका रहता है? गोल्गी काय का रहता है, यानी गोल्गी बॉडी का रहता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये प्रकाश संश्लेषी, रसायन संश्लेषी या परपोषी होते हैं। ठीक है। कुछ सदस्यों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण, फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, यानी कि ये हमारे वायुमंडल के लिए भी अच्छे हैं। ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। आपका मोनेरा जगत खत्म होता है, अब आते हैं प्रोटिस्टा पे। प्रोटिस्टा, आपने इसका नाम सुना? प्रोटिस्टा जगत हमने आपको बता दिया था क्या होगा प्रोटिस्टा। क्या होगा प्रोटिस्टा जगत, देखते हैं प्रोटिस्टा जगत। अब आगे चलते हैं और प्रोटिस्टा जगत देखते हैं। देखते हैं प्रोटिस्टा जगत। देखते हैं प्रोटिस्टा जगत में। ठीक है। प्रोटिस्टा जगत में जल में रहने वाले एक कोशिकीय यूनिसेल्युलर, यानी कि एक कोशिकीय और सुकेंद्रकीय यानी कि यूकैरियोटिक सूक्ष्म जीव आते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? आपको हम इसी में बता देते थे, पहले तो बता देते हैं कि पहले इसी को चलते हैं, फिर आगे आपको बताएंगे। हम आपको 5 मिनट पहले बता दिया है, अब हम आपको आगे बता देंगे कि जीवन के यानी कि 6 जगत प्रणाली या जीवन के 3 डोमेन या अधिजगत जिसको बोला जाता है, वो क्या था, उसके बारे में क्या हुआ था, उसको किसने दिया था, या इसे क्या मतलब करके क्यों लाया गया, ये सारी चीजें हम आपको बता देंगे आगे जाके। ठीक है, फिलहाल चलते हैं प्रोटिस्टा जगत में। तो प्रोटिस्टा जगत में जल में रहने वाले एक कोशिकीय सुकेंद्रकीय सूक्ष्म जीव आते हैं। ये तरह तरह के जीवन वर्गों को प्रदर्शित करते हैं। प्रोटिस्टा में विविध कोशी, स्लाइम, मोल्स तथा प्रोटोजोआ होते हैं एवं कोशिकीय शैवाल होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, तो इसी को लिख लीजिएगा। कितना बजे तक पढ़ाइएगा सर? क्या चीज? कितना बजे तक पढ़ाइएगा? 10 मिनट और चलेगा अभी। ठीक है, प्रोटिस्टा अभी खत्म कर देते हैं, थोड़ा सा एक टॉपिक और बचा हुआ है इसमें, प्रोटिस्टा को देख लेते हैं उसके बाद। अब देखिए प्रोटिस्टा हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इसकी संरचना। यहाँ देखिए प्रोटिस्टा की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में कोशिकाएं एक कला यानी मेम्ब्रेन द्वारा घिरी होती है। प्रकाश संश्लेषी, ये दिख रहा है, प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा कोशिका में हरित लवक यानी कि
सॉरी क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होते हैं, ठीक है। कोशिका में हरित लवक यानी कि क्लोरोफिल होते हैं। प्रत्येक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉय, अंतःप्रदवी जालक, केंद्रक, गुणसूत्र इत्यादि कलाओं से घिरे हुए अंग पाए जाते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब देखिए प्रोटिस्टा में गमन कशाभिक द्वारा, रोमाभि द्वारा और उत्पादों या पादपों द्वारा, ठीक है। चलिए इसके जनन के बारे में चर्चा करते हैं कि प्रोटिस्टा में जनन कैसे होता है। तो यहाँ देखिए प्रोटिस्टा में जनन मुख्यतः दो प्रकार से होते हैं। कौन कौन? इसमें दोनों होगा, अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन। लैंगिक जनन और लैंगिक जनन क्या होता है ये आपको पता होगा। अलैंगिक जनन जिसमें कि क्या होगा रे? अलैंगिक जनन में जनकों की संख्या एक होगी, चाहे वो नर हो चाहे मादा। और लैंगिक जनन में जनक की संख्या हमेशा दो ही होगा, यानी एक नर और एक मादा। लेकिन अलैंगिक जनन में, ठीक है। अब देखते हैं अलैंगिक जनन द्विविभाजन और कुटी निर्माण द्वारा होता है, जबकि लैंगिक प्रजनन में नर और मादा युग्म संयोजन करके जायगोट बनाते हैं। जायगोट में अर्धसूत्री विभाजन होता है और अंत में अगुणित जीव विकसित हो जाते हैं, ठीक है। इस तरह से इनमें जनन होता है। फिगर दिखाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए ये है प्रोटिस्टा, ये पूरा प्रोटिस्टा आपको दिख रहा है। यहाँ आपको पूरा प्रोटिस्टा दिखेगा। यहाँ देखिए आपको पूरा प्रोटिस्टा दिख रहा होगा, उसका अंदर का भाग हम आपको दिखाते हैं। ये फर्स्ट यहाँ पे है, ये जो ऊपर वाला भाग है ये, इसको क्या बोला जाता है? पेलिकल। क्या बोला जाता है इसको? इस ऊपर वाले भाग को पेलिकल बोला जाता है, ठीक है। इस भाग को यहाँ तक, इसको पेलिकल, ये पूरा भाग को पेलिकल बोला जाएगा। दूसरा न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, ये है केंद्रक। यहाँ देखिए ये है केंद्रक, यही क्या है? यही केंद्रक है। इसमें केंद्रक आवरण मिल रहा है ना, यहाँ पे पता चल रहा है ना केंद्रक है, यही है केंद्रक, ठीक है। तीसरा देखते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ये देखिए क्लोरोप्लास्ट। हरित क्या होता है? क्या होगा रे? ये क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट। यहाँ भी है, यहाँ भी है, मौजूद है ये सब, ठीक है। चौथा देखते हैं फ्लैजिलम, ये इसको कसाब हिंदी में बोला जाता है, ये फ्लैजिलम होता है। ये पूछ, जिसको भी, इसको पूछ भी बोल सकते हैं, ये इसको कसाब बोला जाता है हिंदी में, फ्लैजिलम, ठीक है। पांचवा आई स्पॉट, ये इसका आई स्पॉट होता है देखने का, यहाँ से ये वाला, ठीक है। और छठा कॉन्ट्रैक्टिव वैक्यूल यानी कि रसधानी, ये है इसका रसधानी। याद रखिएगा प्रोटिस्टा यहाँ तक है, ठीक है। तो दो टॉपिक किसका है सर जी? हाँ, ये किसका है? आदमी का? दो टॉपिक आपका यहाँ पे आज खत्म हो गया। कौन कौन टॉपिक आपका खत्म हो गया आपका आज? मोनेरा। मोनेरा। इससे पहले हमने आपको क्या क्या बता दिया? 2 जगत वर्गीकरण की प्रणाली, 3 जगत, 4 जगत, 5 जगत। ये 5 जगत वर्गीकरण की प्रणाली हमने आपको समझाया। फिर आपको हमने आज मोनेरा और प्रोटिस्टा ये दो आज खत्म कर दिए हैं। अगला क्या बच गया? आगे क्या बचेगा? बोले? हाँ बोलते हैं। तीसरा क्या हो बचेगा? जस्ट बताते हैं। फंजाई, प्लांटी। तीसरा क्या बचा? फंजाई। फंजाई। फंजाई यानी कि ये आपका बच गया है, ठीक है। जी सर। याद रखिएगा, अब आपको ये पढ़ना है फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। 3 किंगडम इसमें आपको हम पढ़ाएंगे। ये कल हो जाएगा, कल फिर हम करवा देंगे इसको, ठीक है। आपने समझ में आ गया सब? पढ़ाइएगा। समझ में आ गया सबको? समझ में आया रे लड़का? वीडियो ऑफ करो, वीडियो ऑफ है। वीडियो ऑफ करो। सर जी समझ में आ गया सबको? जी सर। चलिए ठीक। सर जी हाँ दुए ऊपर रहे हैं 8 विद्यार्थी। चलिए ठीक है, क्लास यहीं पे खत्म करते हैं।